नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज यूपी की राजनीति में एक चिट्ठी की गूंज है। अखिलेश और जयंत तानाशाह हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने टिकट बेचे हैं, यह दावा किया है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने। मसूद अहमद ने आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी पर एक लेटर बम फोड़ा। इस लेटर बम में हार के कई सनसनीखेज वजह गिनाई गई है। इस चिट्ठी में क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मसूद अहमद हैं कौन और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है। पहले आप इंटरव्यू सुनिए। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 100% टिकटों की बिक्री हुई है। और अपनी जगह ये भी सही है कि कांग्रेस के अलावा हर जगह टिकट बिक रहा है। समझे नहीं आप? तो सब जानते हैं। लेकिन जहाँ टिकट बिके या गलत तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, वो सीटें हम हार गए। और जो सीटें हारे हैं गलत टिकट वितरण की वजह से, पता चला अभी कोई उम्मीदवार आया तो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उपेक्षा करके जो बहुत लंबे अरसे से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और चुनाव लड़ने के लिए जो करना चाहिए था वो उन्होंने उस भूमिका को पूरा कर लिया था। पता चला कोई नया आदमी आया और नया आदमी आकर के टिकट लिए चला जा रहा है। पता चला कि पूरा संगठन और जितने चुनाव लड़ने की इच्छुक थे सब हताश और निराश हो गए। सब में रोष पैदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने भीतरघात किया, कुछ लोग हताश निराश होकर बैठ गए और जो आया उसको 10 दिन का टाइम मिला। न वो बूथ का मैनेजमेंट कर पाया, न कार्यकर्ताओं से मिल पाया और न जनता से मिल पाया। नतीजा है चुनाव हार गए। तो ये डॉक्टर मसूद अहमद को सुना आपने। बयान में वो सीमित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो 7 पन्नों की चिट्ठी लिखी है उसमें कुछ भी शब्दों का कमी नहीं रखी गई है, सीधे आरोप लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर चिट्ठी में कहा क्या गया है, क्योंकि चिट्ठी में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वही शब्द हमने आपको शुरुआत में सुनवाए। जयंत और अखिलेश ने तानाशाह की तरह काम किया। जो उम्मीदवार थे वो इनके चरणों में बैठे नजर आए टिकट के लिए, ना कि चुनाव लड़ते हुए नजर आए। आरोप नंबर 2, हापुड़ की सीट 8 करोड़ रुपए में बेच दी। जो नेता 2 बजे शामिल हुआ, 4 बजे उसके हाथ में टिकट थी। यह सबसे बड़ा स्पेसिफिक आरोप लगाया गया है नाम लेकर। आरोप नंबर 3, अखिलेश ने चाचा शिवपाल को अपमानित किया और संदेश गया कि अखिलेश घमंडी है। और इसके अलावा हर किरदार की भूमिका को यहां चिट्ठी में कटघरे में खड़ा किया गया है। और अब सवाल यह है कि जीत पर तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन अखिलेश की हार का पोस्टमार्टम यहां आरएलडी के अध्यक्ष कर रहे हैं और उन्होंने सवाल पूछे हैं कि चिट्ठी क्यों बेची गई, क्यों तानाशाह की तरह रवैया किया गया। जवाब दे वरना मेरी चिट्ठी को इस्तीफा समझे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ हैं, शशांक यादव समाजवादी पार्टी से हैं, संदीप चौधरी प्रवक्ता हैं आरएलडी के। तो सबसे पहले संदीप चौधरी जी, काफी बड़ा खत लिखा है जिसमें शब्दों को कोई कंट्रोल नहीं किया गया है, खुलकर आरोप लगाए गए हैं। क्या जयंत और अखिलेश तानाशाह हैं? देखिए पवन भाई, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीजें आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। ये चीजें मैं आपको अलग परिप्रेक्ष्य से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से यशवंत सिन्हा बीजेपी से गए, उन्होंने क्या आरोप मोदी जी और अमित शाह पर नहीं लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या आरोप नहीं लगाए। बड़े बीजेपी के नेता रहे राजस्थान से जसवंत सिंह, उन्होंने किस तरीके के आरोप नहीं लगाए। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों में भी इस तरीके की चीजें होती है, इसलिए इसको इतना डीपली लेने की जरूरत नहीं है, ना हम ले रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संगठन की बात आती है, मसूद अहमद हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा सबसे पहला काम जब बात आई कि हमें संगठन पे काम करना है, तो जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के संगठन को खत्म करने का काम किया कि नए तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ऊपर लेके जाया जाएगा, अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और नए लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा।
तो मैं नहीं समझता उनकी अपनी क्या सोच रही है, क्या नहीं रही है। और रही ये चीजें कि भाई कोई सडनली पार्टी में आता है, पार्टी उसको टिकट दे देती है। आप मुझे किसी एक पार्टी का नाम बताइए, मैं आपको बताता हूं कि सडनली लोग पार्टी में आते हैं, पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है, उनपे पार्टी काम करती है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप हरियाणा से आते हैं, अश्वनी चोपड़ा जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पंजाब केसरी न्यूज पेपर से जुड़े हुए। उनको करनाल से सडनली पार्टी ने टिकट दिया था, सडनली वो सांसद बन गए थे, सडनली फिर उनको हटा भी दिया गया, दोबारा उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है। तो ये चीजें पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, उसके तहत पार्टी काम करती है। पार्टी ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को ही टिकट देगी, पार्टी ऐसा नहीं है कि पुरानों को टिकट नहीं देगी। तो एक लाइन पे सभी पार्टियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ना केवल राष्ट्रीय लोकदल के लिए, सभी पार्टियों की अपनी पॉलिसी, अपनी एक लाइन होती है। वैसे आपके जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी यही कहा है कि सभी पार्टियां टिकट बेचती हैं, इस तरह का आरोप उन्होंने सब पार्टियों पर लगाया है। समाजवादी पार्टी के संदीप चौधरी हमारे साथ हैं। संदीप जी, अखिलेश पर दो भयंकर आरोप लगाए हैं। एक तो ये कि अखिलेश अहंकारी हैं, चाचा का सम्मान नहीं किया, दूसरा तानाशाह की तरह रवैया किया, और तीसरा जो गुलदस्ता बनाने की बात उन्होंने की उस पर वो सहयोगी दलों को दबाव में बेइज्जती करते नजर आए। ये मेरे से सवाल है, मैं शशांक यादव बोल रहा हूँ। शशांक जी आपसे है। शशांक जी आपसे है। तो एक तो क्लियर कर दीजिएगा, अब मैं पूर्व एमएलसी हो गया हूँ, 8 तारीख को मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो इसे क्लियर करा लीजिएगा। जी अब मैं जी पूर्व एमएलसी हूँ, जी, ठीक है। और जो आपने सवाल रखे हैं, तो ये पहली बात तो एक दूसरे दल का, हमारे सहयोगी दल है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए, तो दूसरे दल के विषय में बोलना कोई बहुत उचित नहीं है। वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, जैन जी ने जैसा बेहतर समझा है वो किया है। एक सवाल हम लोगों से जुड़ा हुआ है, जो साहब जो है चाचा शिवपाल जी को उन्होंने अपमानित किया और तानाशाह प्रवृत्ति का उन्होंने परिचय दिया माननीय अखिलेश जी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक अखिलेश जी की सौम्यता का और उनके शिष्टाचार का पूरी दुनिया तारीफ करती है। और जब गठबंधन की बैठक हुई तो आप सोचिए कि उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जो हमारी कृष्णा पटेल जी हैं, जो अपना दल की अध्यक्षा हैं, उनको एक बाकायदा सम्मान देके महिला एक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर उनको बैठ के सम्मान दिया। तो ये तानाशाही वाली बात तो गलत है। और चाचा शिवपाल जी पर तो खुद ही तमाम जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 20 बार सवाल कर चुकी है और उसका माननीय शिवपाल जी उसके जवाब भी दे चुके हैं। तो ये बेसलेस है, चूंकि अब इंटरनल मैटर किया है, हम दूसरे दल के विषय में नहीं बोल सकते हैं। तो मसूद साहब के कोई इश्यूज रहे होंगे या जो भी बात होगी, जैन जी ने जो बेहतर समझा होगा उनको हटाया है दल को, और ये नॉर्मल होता भी है कि चुनाव के बाद शशांक जी नॉर्मली गठबंधन। शशांक जी, दूसरी पार्टी का मामला होता तो शायद हम आपसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन ये वही शख्स हैं जो शीट शेयरिंग के लेकर अखिलेश जी के साथ संपर्क में थे, आपके संगठन या कहें कि जो गुलदस्ता है उसका अहम किरदार थे, और वो अगर ये कहें कि आपने जिस गुलदस्ते को तैयार किया उसका बाद में बेइज्जती की, तो इस पर तो आपकी सफाई बनती है ना। ये कब बोल रहे हैं ना, ये कब बोल रहे हैं आप, ये तो देखिए ना, जिस समय जैन जी उनको हटा रहे हैं तब वो बोल रहे हैं। सीट शेयरिंग की जो बातें हुई, एक एक सीट पर जो बातें हुई, वो हर सीट के हर मोमेंट पे वो हिस्सेदार रहे हैं जैन जी के साथ। तो उस समय का कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी सीट एडजस्टमेंट में, सीट शेयरिंग में, गठबंधन के दलों में कहीं पर भी कोई विवाद नहीं हुआ। तो अब की बात तो ये सारे आफ्टर थॉट माने जाते हैं, आफ्टर थॉट है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, इस्तीफे के बाद इस तरह की चिट्ठियां आती हैं और उसमें बहुत सारे आरोप लगाते हैं, टिकट बिकना चुनाव में आम लगने वाला आरोप है। इस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और कौन सी बात आपको लग रहा है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इन पॉइंट्स में से? देखिए, मुझे लगता है कि इसको तो कोई भी सिरे से खारिज कर देगा कि चुनाव हो गए और उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आए हुए नेता थे या कोई ऐसे नेता थे जिनका कोई महत्व नहीं था। वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सिर्फ वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अपना दल के जो कहें कि एक उसका दूसरा जो हिस्सा था, ऐसे ही एक महान दल था, ऐसे ही एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी। किसने ये नहीं कहा कि अखिलेश ने कई गड़बड़ियां नहीं की? ये सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय लोकदल के सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रमुख ने नहीं कहा है, जितने लोग हैं जो महान दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए बहुत सी गड़बड़ियां हुई और मुझे पीड़ा है,
वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हटने जा रहे हैं या कुछ छोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता वो ये कह रहा है कि हम तो पहले चरण में ही समझ गए थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि पहले चरण में जो दो पार्टियां थी, यानी अखिलेश यादव की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी, ये उस जमीन पर कहीं काम ही नहीं कर रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ। और अगर ये स्थिति थी तो क्या पूरे जो माहौल को था उसके भांपने में गड़बड़ी हुई, या उनको लगा कि एक बबल क्रिएट हुआ, इस बबल में हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कभी भी गठबंधन के नेताओं की एक सी नहीं रही। और दूसरा, जो महत्व देने की बात है, उस एक तस्वीर को खूब प्रचारित किया गया जो अखिलेश यादव जी के घर पर हुई और जिसमें कृष्णा पटेल जी को बीच में बैठा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या ये रेनबो कहीं दिखा? क्या चुनाव में जितने तरह के नेताओं को कहा गया कि ये जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको हम हिस्सा देंगे, वो उस तरह से दिखा क्या? मुझे लगता है कि नहीं दिखा। और मसूद साहब जो कह रहे हैं वो उनकी पीड़ा है और उसमें बहुत सी चीजें ठीक हो सकता है, बहुत सी चीजें वो पीड़ा में ज्यादा भी कह गए हो, लेकिन गड़बड़ी तो है अंदर खाने। बेसिक तौर पर यह गठबंधन कमजोर था, बिना आधार का था। शशांक जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि अगर हार हुई है और अगर आपका कोई साझेदार वजह गिना रहा है, इस्तीफे के बाद के आरोप समझ में आते हैं, लेकिन क्या उनके एनालिसिस में कोई एक भी बात आपको ऐसी नहीं लगी जिस पर गौर करना चाहिए? देखिए, हार के नतीजों का या कोई कारणों की समीक्षा का कौन बेस्ट जजमेंट कौन कर सकता है? जो लोग गठबंधन के चीफ्स हैं, जिन लोगों ने गठबंधन किया, ये चीजें उन लोग के बीच की है। अब मैं कहने लगूं समाजवादी पार्टी में साहब ये कमी हुई, अभी लोकदल से जो विधायक चुन के आए वो कहने लगे, तो मुझे लग रहा है कि ये पार्टी डिसिप्लिन के भी खिलाफ होगा और ये आउट ऑफ लिमिट्स भी होगा, क्योंकि वो लोग जो चीजें ऊपर से देख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर देख रहे हैं। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि रेनबो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। आप ये गौर करिए कि संजय चौहान साहब को, ओपी राजभर साहब को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बाकायदा केशव देव मौर्य साहब को जो महान दल के हैं, इवन जो बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश के आर.एस. कुशवाहा साहब को, इन सबको सेपरेटली एज स्टार कैंपेनर, इनको स्टार कैंपेनर की सूची में रहे। बाकायदा इन लोग की मीटिंग, वीआईपी मीटिंग्स कराई गई, हेलीकॉप्टर से इन लोगों को प्रोवाइड कराए गए, जो इतना बेस्ट कर सकती थे गठबंधन अपने रिसोर्सेज के माध्यम से। तो मुझे जो लग रहा है कि हम आप इस पे कयास करें तो ये कोई बहुत बेहतर नहीं इस होगा। पर आपके पास दोबारा आऊंगा कि पार्टी में अगर कुछ गलत है तो उस पर क्या कार्यकर्ता और विधायक चर्चा नहीं करते, सिर्फ अध्यक्ष ही चर्चा करते हैं? बड़ा एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, शशांक जी ने अभी जब आपने नहीं, कहा कि आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं मेरे सवाल को, इसको मैं क्लियर करूंगा आपको। मैं क्या, ये आपने समय पूरा नहीं दिया है, मैं इस बात को और आगे एक्सप्लेन आऊंगा मैं आपके पास। एक बार राकेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। राकेश जी, बीजेपी जीत गई, जीत का विश्लेषण हुआ, आज गठबंधन की हार का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक किरदार है राजभर, जिनसे बीजेपी की मुलाकात चल रही है। उनके बारे में कहा गया कि उनके बयान तीखे थे, जिसकी वजह से गठबंधन को नुकसान हुआ, और अब बीजेपी उनको अपने पक्ष में खींचती हुई नजर आ रही है। मुलाकात हुई है होली पे। देखिए पवन जी, मेरी जानकारी में अभी तक शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी प्रकार की ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हुई है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आप जब अखिलेश यादव जी की पराजय की जब आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको पिछली घटनाओं से भी सबक लेना चाहिए, पिछली घटनाओं का भी विश्लेषण करना चाहिए कि अखिलेश यादव जी एक भरोसेमंद साथी नहीं है। जहां जहां अखिलेश, वहां वहां क्लेश। पहले समाजवादी पार्टी के भीतर क्लेश हुआ, पहले पिताजी और चाचा जी के साथ उन्होंने क्लेश किया, उसके बाद जब हाथ का साथ पकड़ा तो कांग्रेस में मच गया क्लेश, जब हाथी को बनाया साथी तो बसपा में हो गया क्लेश, और अब जयंत चौधरी जी की आरएलडी में मच गया क्लेश। यानी अखिलेश यादव जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां पार्टी के भीतर भयंकर टूट होती है। बसपा में देखिए ना, रामाचल राजभर से लेकर के लालजी वर्मा से लेकर के और उनके नेता सदन तक सबको पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही आप देखेंगे, जितिन प्रसाद जी से लेकर के आरपीएन सिंह तक एक एक करके सबको छोड़ के जाना पड़ा। अखिलेश जी की जैसे ही छाया और छाप पड़ी है, ऐसे ही अब आरएलडी का विघटन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह अखिलेश यादव जी भरोसेमंद साथी नहीं है, इस बात को लेकर के सबको विचार करना चाहिए। हम इस बात को पहले भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसके साथ उनका गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। चुनाव पश्चात गठबंधन की गांठें खुल जाना बहुत स्वाभाविक होता है,
क्योंकि गठबंधन के लिए स्वाभाविक तौर पर बड़ा मन करके कुछ त्याग करने पड़ते हैं, उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। मैं शशांक जी को सुन रहा था, शशांक जी कह रहे थे कि वो बड़े मन के हैं, बड़े शिष्टाचार के साथ रहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष के लिए उनको कृष्णा पटेल जी को कुर्सी सौंपी। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी से कैसे कुर्सी उन्होंने छीनी थी। मुलायम सिंह यादव जी को निर्वाचन आयोग के सामने अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ा था कि समाजवादी पार्टी उनकी है। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि कैसे शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा हैं, उनको कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, कैसे कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किया था। ये सारे दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भी याद है। और इस बात को सच को स्वीकार करिए कि अखिलेश यादव जी विरासत की सियासत से आए लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। वैसे ही जयंत चौधरी जी भी आज चौधरी चरण सिंह जी की जिस विरासत का दावा करते हैं वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा, यानी एक विरोधाभास था उनके पिताजी में और समाजवादी पार्टी की राजनीति में। लेकिन वो उसको अस्वीकार करके एक साथ होकर के बैठने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका संगठन एक दूसरे को परस्पर एक संबंध नहीं बन पाया। और आज उसके आपको प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ये बात तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, कोई सामान्य कार्यकर्ता के आरोप नहीं है। डॉक्टर मसूद अहमद बहुत लंबी समय तक उन्होंने राजनीति की है, उनका राजनीतिक लंबा अनुभव है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर वो ये बात कहते हैं तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आरोप लगा रही है कि तीन गठबंधन किए लेकिन गठबंधन करना अभी तक समाजवादी पार्टी को नहीं आया। एनडीए में 31 लोग थे, 17 लोग छोड़ चुके हैं इनको अभी तक। शिवसेना जैसा साथी इनको छोड़ गया जिसने इनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया था कि राजनीति कहां से शुरू की जाती है, जिसको उन्होंने कॉपी किया था। तो राकेश जी हमको ना सिखावें गठबंधन की बात, मैं तो सिंपल साधारण सी बात कर रहा हूं। और आपने एक चीज कही थी, मैं उसको छूट गई थी बात, उसको मैं पूरा कर दूं कि आपने कहा कि खाली जो गठबंधन के नेतागण हैं कार्यकर्ता, आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया था कि कार्यकर्ता और विधायक इसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाकायदा अखिलेश जी ने पर्सनल वेबसाइट पे एक अलग से वेबसाइट बना दी है। हम लोग को एक जनरल लुक दिया है कि जो भी वर्कर है, जो भी साथी है और जो भी चुनाव के संदर्भ में कोई अपने जो सुझाव देना चाह रहा है उसको वो दीजिए। और राकेश जी की एक बात मैं तारीफ करूंगा कि जो उन्होंने तीनों गठबंधनों को लेके इतनी खूबसूरती से शब्द जाल में कि बताया कि साहब कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस में क्लेश हो गया, बसपा से किया, बसपा में क्लेश हो गया। तो वो एक केवल शब्दों का खेल है, क्योंकि कांग्रेस में जो हुआ वो कांग्रेस की वजह है, बसपा से जो भागे लोग वो बसपा की वजूहात हैं। लेकिन एक तारीफ करूंगा कि वो बड़े खूबसूरती से अखिलेश जी पे लिया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब वो राकेश जी इस बात को बोले तो ये भी याद रखें कि 17 साथी उनको छोड़ चुके हैं। संदीप जी, एक ये भी बड़ी बात उभर कर सामने आई कि आरएलडी को अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था। जब 36 सीटों की बात हुई, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सीट देने की बात हुई, हुआ नहीं, तो आपने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया और इसीलिए जाटों ने आपका साथ नहीं दिया। आत्मसम्मान गिरवी रखने वाली बात मैं बताऊं क्या होती है। आत्मसम्मान वाली ये होती है, अगर मैं आपको कहूं आपके डीएनए में प्रॉब्लम है और फिर मैं आपके साथ सरकार बनाऊं, तो ये होता है गिरवी रखना। अगर मैं आपको आतंकवादी कहूं और फिर मैं महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाऊं, ये होता है गिरवी रखना। और जहां तक गठबंधन धर्म निभाने की बात होती है, आप हरियाणा से आते हैं, हज का एक पार्टी होती थी कुलदीप बिश्नोई की, उसके साथ इन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन में। जब इनकी वहां पे सरकार बन गई, जो जब ये सीटें जीत गए लोकसभा की, उसके बाद विधानसभा का नंबर आया, कुलदीप बिश्नोई को लॉलीपॉप दिया था, तुम्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट रखेंगे। बाद में क्या हुआ, गठबंधन तोड़ दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन किया, शिवसेना को मजबूरी में इन्हें छोड़ना पड़ा। तो इसे कहते हैं मजबूरी और इसे कहते हैं गिरवी रखना। जयंत चौधरी ने साफ सुथरा गठबंधन किया, चुनाव के बाद भी एक ही बात बोली है, हमारा सही दिशा में गठबंधन हुआ। पवन जी, हम 0 थे, 0 से 8 पे आ गए हैं और 8-10 ऐसी सीटें रही है जो बहुत नजदीकी हम हार गए, या मैं कहूंगा कि शासन प्रशासन की जो उसमें इंटरफेयर है उसकी वजह से हम हार गए हैं। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम भाईचारा कायम करने में कामयाब हुए हैं, हम लोग सरकार बनाने के विधायक या ये कौन सी सही दिशा है जहां आपको जीत के लिए समाजवादी पार्टी पर निर्भर होना पड़ रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही पवन भाई आपने। मुझे ये बताइए, कोई एक पार्टी हिंदुस्तान की जो गठबंधन ना करती हो,
राजनीति में समीकरण बनाए जाते हैं, समीकरण के बेस पे राजनीति की जाती है। अगर एक पार्टी हिंदुस्तान में आप बता दे जो गठबंधन ना करती हो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। ये चीजें राजनीति का हिस्सा है, राजनीति में चलती है। राजनीति में कैसे किसको टिकट देना है ये डिपेंड करता है, कब किससे गठबंधन करना है ये सिचुएशन पे और उस टाइम पे डिपेंड करता है। हमारी दोनों की विचारधारा मिली, हम दोनों की मिलकर ताकत। आप एक चीज देखिए, आज आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी की हार पर, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन समाजवादी 43 से 125 पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? चीजें सही दिशा में। बीजेपी 350 से 250 पे पहुंच गई, इसका मतलब बीजेपी में गिरावट है। आप ये देखिए ग्राफ किसका चढ़ रहा है, किसका गिर रहा है। इस दर से कब तक आप सत्ता में पहुंच पाएंगे यूपी में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है पवन भाई। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम अपने किसानों की राजनीति करते हैं। अकेले जब तक अजीत सिंह जी संसद में रहे, कभी इस तरीके के जो कृषि काले कानून बनाए गए कभी उन्होंने बनने नहीं दिया, किसानों की आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन जब आज अजीत सिंह हमारे बीच नहीं थे, वो काले कानून हमारे सामने लाए गए और किसानों को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा। 700 से ज्यादा लोगों ने जान दी, तब वो काले किसान आंदोलन पर हर्षवर्धन जी हमने समाजवादी को सुना, आरएलडी को सुना, दोनों पार्टियां कह रही है जी सब कुछ ठीक था, हमने अपना बेस्ट दिया, 125 दिए और इस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या सब कुछ आपको भी लग रहा है ठीक था? नहीं, अगर इसको लेकर संतोष है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में तो फिर हम लोगों की टिप्पणी बनती नहीं है, क्योंकि इतने से वो संतोषम परमम सुखम वाले भाव में है, तो इससे अच्छा क्या है। लेकिन जो शशांक जी ने अभी जब आप बहस में कहे, उनको आपने परिचय कराया कि एमएलसी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक कीजिए। बहुत अच्छा उन्होंने जिस तरह से ये कहा, ये बहुत कम लोग करते हैं, वरना तो लोग पद से हटाए जाते हैं और बरसों बरस उनको ट्विटर खाते उनके नीचे स्टन में चलता रहता है कि यही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के भाव में कभी आ पाए? क्या वो जो ए पुलिस था वो लग रहा था कि एक नेता है जो अपने आप को थोड़ा सा विनम्र हो सकता है? और जब आरएलडी के तौर पर हम अजीत सिंह की भूमिका देखते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू करवा पाए? कृषि कानून तो उसी सिफारिश के आधार पर आगे जाके बना जो लॉजिकल एंड था, लेकिन क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो पाई? क्यों किसान को उसकी उपज की कीमत नहीं मिल पा रही? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर क्यों आंदोलन नहीं किया गया? यादव जी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री मोड में आकर संघर्ष करने के लिए अखिलेश तैयार नहीं है? आरोप यह भी है कि वो सिर्फ चुनाव में निकले, इसका नतीजा यह हुआ मुलायम सिंह की तरह जमीन पर 5 साल संघर्ष करते नजर नहीं आए और अब भी सांसदी स्वीकार कर रहे हैं विधानसभा की बजाय। ये मेरे से सवाल किया है आपने? बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, शशांक यादव जी आपसे ही है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि नहीं मूड में आए। मैं खाली एक बहुत छोटे छोटे आंकड़े आपको दे रहा हूं। मतलब मैं नहीं समझता हूं कि सड़क पे आने को आप किस तरीके से समझते हैं। एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि लखीमपुर खीरी, जहां को मैं बिलोंग करता हूं, और कोरोना पीरियड में हम लोगों पर करीब करीब 1100 एफआईआर तो केवल वायलेशन की हुई थी, पूड़ी बांटने के संदर्भ में, जो हम लोगों ने पूड़ी बांटी या जो प्रदर्शन इस तरह की जो बात रखे। एक उन्होंने सिंपल सा एक दिया था किसान घेरा कार्यक्रम, और किसान घेरा कार्यक्रम की स्थिति ये हुई थी कि एक दिन में एटलीस्ट केवल मेरे जिले में 276 मीटिंग्स हुई थी, जो 50 लोगों से लगा के 500-200 तक की हुई, और इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यूअस चलते रहे। आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में जहां पर 75 जिलों में 74 जिलों में 5 साल में 1244 दिन 144 धारा लगा रखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रोकती तो वो 144 के वायलेशन पे ही थी। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, मुझे लग रहा है कि मीडिया को वही आंदोलन अच्छा लगता है कि जिसमें लाठी चले सर सर ये बताइए अखिलेश यादव के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई क्या? ये और अखिलेश यादव कितनी बार जमीन पे दिखाई दिए? नेता जमीन पे उतरेंगे, आप फैसला लेंगे नेता, ये कैसे तर्क दे रहे हैं आप? नहीं, ये जो आपने कहा कोरोना के दौरान अखिलेश यादव जमीन पे दिखाई दिए। मैं आपको बता तो रहा हूं, तिकुनिया कांड पर ही जब जाने पर एफआईआर हुई रोकने पर, उससे पहले दूसरे जब कांड पे जा रहे तब उन पर एफआईआर हुई, जब वहां पर एक्सप्रेस हाईवे पर जब जाने लगे कन्नौज के लिए तब रोका गया। तो ये चीजों की घटनाएं हैं। मतलब मैं ये नहीं समझ पाया कि किस रूप में बार बार एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है और बड़ा उसको कायदे की साहब अखिलेश, एक चीज बताइए, अखिलेश जी अगर एक्टिव ना होते, अखिलेश जी अगर हमें मोटिवेट ना कर रहे होते, तो पूरे 5 साल के अंदर
हजारों की संख्या में मुकदमे जो समाजवादियों के आंदोलन पे कायम हुए हैं, या हजारों जो आंदोलन हुए हैं, तो ये क्या हवा में हो जा रहे थे? अगर एक लीडरशिप नहीं थी, 95% जो हिंदुस्तान पूरे जो समाजवादी जितना नेशनलिस्ट जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे मेंबर्स थे, जब 95% लोगों ने लिख के दिया था, ये भी एक रिकॉर्ड है कि दल में जब विघटन की स्थिति आई थी कि एक स्वाभाविक लीडरशिप है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय अखिलेश जी की, और वो ऑलवेज उनका एक अप्रोच है कि जिनको वो लेके एक सौम्यता है, उनकी भाषा में वो तलखी नहीं है कि जिसकी वजह से लगे वो हम लोग को लगातार राकेश जी, शशांक जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक नेता हैं अखिलेश, वो लगातार 5 साल संघर्ष करते रहे हैं। कितने स्वाभाविक नजर आते हैं आपको विरोधी के तौर पर? मुझे बड़ा आश्चर्य है, शशांक जी इनके शायद उनके साथ बयान नहीं सुने हैं। मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। मुझको लेकर के ही उन्होंने गली मोहल्ले का प्रवक्ता जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। कई बार पत्रकारों को अपमानित करने का काम किया। तुम बिके हुए पत्रकार हो, तुम छोटे पत्रकार हो, डॉक्टर्स को कहते हो तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुम छोटे कर्मचारी हो, तुम बात करने लायक नहीं हो। मैं गिना सकूं तो ऐसे दर्जन भर बयान गिनाऊंगा जिसमें अखिलेश यादव जी सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हुए ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन ठीक है, शशांक जी की पार्टी के नेता है तो उनको अपने नेता का महिमा मंडन करना ही चाहिए, अपने नेता की जय जयकार करनी ही चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से जनता के बीच में यह संदेश गया कि विरासत की सियासत से आए हुए नेता अखिलेश यादव जी, उनके भीतर भयंकर अहंकार है और उन्होंने अपने पिता को, अपने चाचा को अपमानित करने का काम किया। अपनी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को दरकिनार करते चले गए। अपने गठबंधन के पार्टनर्स के साथ वो बड़ा दिल नहीं दिखा पाए और इसी नाते जितने गठबंधन उन्होंने किए, हर गठबंधन की गांठ बारी बारी से खुलती चली गई। मुझे लगता है इस बात को अभी भी अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनको एहसास नहीं दिलाएंगे और अगर उनकी जय जयकार में ऐसे ही लगातार बताते रहेंगे कि नहीं अखिलेश जी बहुत सौम्य है और उन्होंने बहुत शिष्टाचार का पालन किया है, तो समाजवादी पार्टी और दुर्दिन को प्राप्त होगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के संघर्षों से खड़ी हुई थी, आज संघर्ष की जब बात कर रहे हैं तो एक भी संघर्ष ऐसा नहीं है जब अखिलेश यादव की कभी गिरफ्तारी हुई हो, अखिलेश यादव को जेल की सलाखों के पीछे कभी जाना पड़ा हो। सच्चाई यह है कि कोरोना के कालखंड का जिसका उल्लेख शशांक जी बार बार कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी घर में बैठ करके ट्विटर पर चिड़िया उड़ा रहे थे और ये अफवाह फैला रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है। इनकी पार्टी के कुछ नेता तो ये भी बयान दे रहे थे कि ये वैक्सीन मत लगवाना वरना नपुंसकता आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ रखा है, षड्यंत्र कर रखा है। ऐसे तरह तरह की अफवाहें फैलाने वाली समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इनकी पार्टी के तमाम नेताओं के आप बयान देखें। संदीप चौधरी जी, एक सवाल आरएलडी पे मार्ट सीट को भी पूछा जा रहा है कि मार्ट सीट से समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया, आरएलडी ने भी कैंडिडेट दिया और जब आरएलडी को वहां कदम पीछे खींचने पड़े तो संकेत साफ था कि डोमिनेट कर रहे हैं अखिलेश। क्या मार्ट पर जो हुआ उसकी वजह से जाट वोट छिटके? देखिए पवन भाई, ये बिल्कुल निरर्थक सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कहीं से आपके पास ऐसा इनपुट मिल रहे हैं तो इसका मैं खंडन करता हूं। नहीं, एक मिनट, ये तथ्यात्मक बात है सर। सर एक सेकंड, मैं तथ्य बता देता हूं आपको। आपने कहा ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको तथ्य बता देता हूं। आपकी तरफ से फॉर्म भी जारी किया गया आरएलडी की तरफ से, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, आपने जिसके लिए फॉर्म भी जारी किया उसने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा, अगर अध्यक्ष जी आए तो छोड़ूंगा। उसके बावजूद वहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता। ये सब तो फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कहां का आरोप है? अब बताइए कि इससे कितना असर हुआ आपको? पवन भाई, आप मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया क्या मार्ट को लेकर के? जयंत चौधरी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया क्या? आपके प्रवक्ता ने बताई सर ये सारी बात। उसके पास फॉर्म भी था, वो फॉर्म दाखिल कर चुका था, वहां पर सिर्फ फुटअव्वल हुआ, उससे एक संदेश गया। अब जो हुई घटना है उसे तो स्वीकार नहीं कर रही है, तो हंसी नहीं आती आपको? वहां से गठबंधन चुनाव जीत चुका है। अब उस चीज पे बात आती है कि नीचा दिखाने वाली बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने उनका सिक्योरिटी गार्ड अड़ जाता है फोटो केवल कैमरे के लिए। आपने भी देखा होगा, वीडियो पूरे देश में वायरल है, उसको किस तरीके से हटाया जाता है और बाद में कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। ये होती है पावर का नशा। पावर का नशा क्या चीज होती है? आप देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, पावर का नशा ये होता है। कीर्तिका शर्मा का मामला हरियाणा से आता है, भूले नहीं होंगे गोपाल कांडा को। कीर्तिका शर्मा को जान सर, बीजेपी का इतिहास तो आप अच्छा पढ़ के आए हैं, लेकिन अपना वर्तमान तो बता दीजिए। उसके भाई आपकी सारी दलील ठीक है, मान ली मैंने। आपके बीजेपी के जो आरोप हैं बीजेपी के प्रवक्ता से उसका जवाब ले लेंगे। आप अपनी हार की 3 वजह गिना सकते हैं। क्यों ये गठबंधन विफल हुआ? क्या 3 वजह गिना सकते हैं बिना आरोप लगाए?
मैं आपको बता देता हूँ, आरोप भी नहीं लगाता हूँ। देखिए, आप जिस चीज को हार कह रहे हैं, आप ये देखिए, आरएलडी 0 पे थी, आरएलडी 8 पे आ गई है। इसका मतलब हमारी जीत हुई है। समाजवादी पार्टी 43 पे थी, 125 पे आ गई है। अगर आप 8 से संतुष्ट है तो फिर तो आपकी जीत सचमुच जीत है। मेरी तरफ से भी आपको बधाई। मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। जी करिए। बीजेपी डाउन आई है, तो हम लोगों का क्या है, जिस भाईचारे पे हम लोग काम कर रहे थे उस पे हमें और काम करने की जरूरत है। अपना मैसेज लोगों तक और डीपली पहुंचाने की जरूरत है। आने वाले समय में आपको चीजें बदली हुई दिखाई देंगी। हर्षवर्धन जी, हम समाजवादी और आरएलडी के कैंडिडेट से जब बात करते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, बीजेपी के आरोप गिनाने लगते हैं। क्या सचमुच विपक्ष ऐसी स्थिति में है जो अपनी हार का आकलन कर रहा होगा कि कैसे कुछ सीमित जात और समाज से आगे पार्टी का विस्तार हो कि बीजेपी को चुनौती दे पाए? आप ही हमारे लिए काम कर दीजिए। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता तो आरोप से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये तो मुश्किल भी है उनकी, और वो प्रवक्ता के तौर पर हैं तो उनका धर्म संकट है। उनके नेता देख रहे होंगे तो अगर वो थोड़ा सा भी लाइन से इधर उधर गए तो उनका आगे का राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। लेकिन जो नेता ये तय करते हैं उनको एक बात जरूर समझना चाहिए। ठीक है, पार्टी डिसिप्लिन होता है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि न तो जयंत चौधरी न अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से सदन में लड़ने की भूमिका में नहीं है? क्या अभी भी ये मन बना पाए हैं कि हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हम जनता के साथ लड़ेंगे, हम 6 महीने पहले किसी आंदोलन की बुनियाद पर नई लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या ये होता हुआ दिख रहा है? अगर ये होता हुआ दिखेगा तब तो या मैं मानूंगा कि समीक्षा कर रहे हैं हार की, नहीं तो फिर वो इंतजार करेंगे कि चुनाव के नजदीक कोई गठजोड़, उस गठजोड़ के पीछे कोई आंदोलन और एक बबल क्रिएट होगा। लेकिन उस बबल पर अब चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अब चुनाव हर वक्त जनता नजर रखती है नेता की हरकत पर, उसके बोलने पर, कार्यकर्ताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर की हरकत पर। बस्ती में अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर से एक ब्लॉक प्रमुख मिला है और 4 महीने से उसको बंधक बनाकर रखा था। मुझे बताइए कि अगर इस तरह की हरकतें हो रही थी तो क्या अखिलेश यादव को ये कतई समझ में नहीं आ रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था? मुझे लगता है ऐसी ढेर सारी बातें हैं जिससे समाजवादी पार्टी को उबरना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, अगर सचमुच वो आज के जमाने की राजनीति करना चाहते हैं। शशांक जी, अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में हम कब देखेंगे, या वो सीधे सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए ही वापस लौटेंगे यूपी? एक चीज बताइए, बात खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की या उत्तर प्रदेश की राजनीति तक अब सीमित नहीं रहेगी। जो थी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मौजूदा चैलेंज है किस बात का। बड़ा स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज की तारीख में उसको सफलता मिल रही है, और जो हम उस विचारधारा से सहमत नहीं है। आज की तारीख में इस पर खूब मंथन होने के बाद, क्योंकि और ये भी हकीकत है, जो चीज को कोई उसमें छुपाने की जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, जैसे वो गठबंधन है भाजपा का, कोई इकलौता दल चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, और उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नेतृत्व का एक फैसला ये कि इस समय टारगेटेड जो बनना है, जो प्रोग्राम्स जो बनने हैं, अगर केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहने की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब 17, 18, 20 महीने के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत का, और जिस पर हम लोग को एक आशंका है मन में कहीं ना कहीं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम जिस तरह के बयानात आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साइड से, या डोभाल साहब बोलते हैं कि साहब सिविल सोसाइटी से खतरा है, या ये आते हैं कि साहब संविधान संशोधन की बात को हेगड़े साहब और दूसरे लोग कहते हैं कि संविधान बदलने की बात आ गई, तो हम एक बड़ा खतरा उधर देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में दिल्ली में हस्तक्षेप आवश्यक है, और दिल्ली में जो हस्तक्षेप आवश्यक है उसके लिए मुझे लगता है कि नेतृत्व ने ये बेहतर समझा होगा, और ये चीज, ये विवेक का निर्णय इस पर, इसीलिए 26 तारीख को हमारे यहाँ बैठक भी है। करहल अभी वो गए भी हैं, करहल की जनता ने उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ पर रहें प्रदेश की राजनीति में। तो ये फैसले मेरे ख्याल में टीवी पर तय नहीं हो पाएंगे, टीवी की डिबेट में, या मेरी राय से, या हमारी आपकी, या हर्षवर्धन जी की राय। हम लोग खाली राय दे सकते हैं हैसियत में, ये बड़े फैसले हैं, और इसी पर 26 तारीख को विधायक दल की बैठक। चलिए, कम से कम आपने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में कुछ तो परिप्रेक्ष्य रखा कि समाजवादी पार्टी 2024 के नजरिए से मोदी को रोकने की मंशा रखती है। यूपी बाद में देखेंगे। आप सबने वक्त दिया, राकेश जी, शशांक जी, संदीप जी और हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।